एनाटॉमी होती है या एनाटॉमी कहलाती है? द एना हाँ बेटा, यस, एनी प्रॉब्लम? हेलो, 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 Yes, sir. माय वॉइस इज, yes, माय वॉइस इज ऑडिबल? ओके ओके। Yes, sir. It's audible. तो इसमें हाँ आंटी बताइए। बेटा वेट फॉर द 1 मिनट, वेट फॉर 1 मिनट। हाँ, किस चीज में साइन करना, दिखाइए क्या है ये। ओके, सॉरी फॉर द वेट स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो बात कर रहे थे एनाटॉमी की, तो मैंने आपको बताया जितने भी आपके लिविंग बीइंग्स होते हैं उनके जो बॉडी शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, उससे रिलेटेड जो भी स्टडी होती है वो एनाटॉमी से बिलोंग करती है। देन उसके बाद जो एनाटॉमी वर्ड है, यदि हम इसको ग्रीक वर्ड से कंपेयर करें तो ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला वर्ड होता है एना और दूसरा वर्ड होता है टॉमी। अब यदि आप दोनों वर्ड्स को अलग अलग करें तो एना मीन्स होता है अपार्ट, ओके, और टॉमी मीन्स होता है कट, ठीक है। अब यदि आप इनको देखें तो अपार्ट अ कट मतलब आपके बॉडी ऑर्गन्स का अलग अलग स्टडी, जो भी आपके ह्यूमन बॉडी के लिविंग ऑर्गन्स हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गन्स का मतलब क्या है, जब तक इंसान जिंदा है वो लिविंग ऑर्गन्स हैं, तो उनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। और एनाटॉमी की ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग, जो एना का मतलब वो अपार्ट यानी सारे जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, कट मीन्स अलग अलग, उन सबको हम लोगों ने इस तरह से डेरिवेट किया उन्होंने। देन इट इज द physiology, the function of various system of the such as the respiratory system, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें जितने भी आपके सिस्टम होते हैं, जैसे आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्क्लेंटम सिस्टम है, तो जितने भी ये सारे सिस्टम है सबके ऑर्गन्स की फंक्शनिंग भी अलग अलग होती है। जो इसके ऑर्गन्स होते हैं उनका शेप और स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। तो जब शेप अलग होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, तो उनकी जो थर्मल स्टडी होगी वो भी अलग अलग ही होगी। तो देन इट कैन बी सेड दैट, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है दैट द फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हाउ द बॉडी एंड द ऑल द पार्ट इज फंक्शन, कि कैसे, किस तरह से आपके शरीर के अंग होते हैं और कैसे उनकी फंक्शनिंग होती है, कैसे वो काम करते हैं। इट इज द कंसिस्ट ऑफ टू words, namely physio and the ology, where the physio means the nature and the ology means the study। मतलब देखिए फिजियोलॉजी का उन्होंने इसको भी इन्होंने अलग डिफाइन कर दिया। फिजियोलॉजी हम लोग यदि एक साथ पढ़े हैं तो फिजियोलॉजी होता है, लेकिन यदि हम अलग अलग करके पढ़ें तो पहला वर्ड आ रहा है फिजियो। फिजियो मतलब फिजियो मीन्स होता है
आपका नेचर, किसका नेचर? अलॉजी। अलॉजी मीन्स आपकी स्टडी, मतलब आपकी जो ऑर्गन है उसका नेचर क्या है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो आपकी फिजियोलॉजी कहलाती है। एंड ही हियर वी विल स्टडी ह्यूमन एनाटॉमी एंड द ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस जगह पे हम ह्यूमन बॉडी का स्टडी कर रहे हैं वो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी होती है। यदि जिनके पास पुरानी बुक है तो पुरानी बुक में आप देखेंगे उन्होंने एक ही पैरा में दोनों चीजों को डिफाइन कर दिया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी। यदि आप न्यू बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो एनाटॉमी को पहले उन्होंने डिफाइन किया है, फिर ह्यूमन एनाटॉमी को अलग डिफाइन किया है। तो चीज वही है, बस थोड़ा सा समझना है। देन द डिफाइन द सर न्यू बुक में काइनेशियोलॉजी को भी डिफाइन किया है। कैंसियोलॉजी है। यस हाँ सर। हाँ, वो भी की गई है। हाँ, वो मैं सब पढ़ाऊंगा, बशर्ते बस थोड़ा सा टाइम दीजिए। उसके बाद हम लोग डेफिनेशन ऑफ द एनाटॉमी, अब हम लोग एनाटॉमी की डेफिनेशन देखते हैं। मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी। जो ह्यूमन एनाटॉमी की डेफिनेशन है वो अब समझिए। ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, shape, size, weight and the location of the all organs of the human body। जो भी आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं वो किस जगह पे हैं, मतलब लोकेशन, मतलब स्थिति क्या होती है, किस जगह पे वो होते हैं। जैसे आप देखते होंगे, जैसे हार्ट है, हार्ट आपका अपर बॉडी में आता है, ठीक है। आपका जो इंटेस्टाइन है वो आपके मिडिल पार्ट में आता है। और इसी तरह से जो आपके ऑर्गन्स है सबका अलग अलग डिफाइन किया गया कि लोकेशन क्या है, उनका वेट क्या है, उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है और उनका स्ट्रक्चर क्या है। ये सारी चीजें आपकी ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। अ डिटेल्ड नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी इज द प्रोवाइडेड इन ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर इससे रिलेटेड जो भी नॉलेज आती है आपके सिस्टम से रिलेटेड, ऑर्गन्स के सिस्टम, ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स की फंक्शनिंग, ये सब ह्यूमन एनाटॉमी होती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एग्जाम्पल देखें, the shape, size, weight, structure, and the location of all the organs of the excretory system such as lungs, kidney, large intestine, liver, skin, etc. are studied in a human anatomy। Human anatomy के अंदर यदि देखा जाए तो आपकी जैसे किडनी है, आपके लंग्स हैं, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो आपकी लिवर है, जो स्किन है, ये सब ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। क्योंकि जो ह्यूमन एनाटॉमी होती है उसमें आप देखते होंगे कि जितने भी ऑर्गन है उनको हम लोग साथ में लेकर चलते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद द ह्यूमन बॉडी। यदि ह्यूमन एनाटॉमी को देखा जाए तो ये एक डीलिंग है, मतलब एक समझौता है। किसके साथ? आपकी साइंस के साथ। आप यदि देखें कि जरूरी नहीं है कि फिजिकल टीचर आपका साइंस स्ट्रीम से ही बिलोंग करता हो, ये कहीं का इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। तो उसको इस बेस पे लिया जाता है कि पहले जब वो स्टडी करते हैं, बीपीएड करते हैं, तो उसमें उनको एक बेसिक नॉलेज दी जाती है। लेकिन यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं, यदि आप Sir, your voice is not audible. माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Now Yes, it's sir. Now audible. it's Yes, sir. audible. क्या बीच में चली गई थी क्या? हाँ सर, Yes, वो sir. चला। हाँ सर, वो चला। पता नहीं कहाँ गई थी, लेकिन चली गई थी। हाँ, कहीं घूमने उमने निकल गई होगी, उसका भी मन करता है। खैर कोई बात नहीं। तो जितनी मैंने चीज आपको बताई वो तो आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग बात करते हैं मीनिंग एंड द डेफिनेशन ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में यदि बात करते हैं तो अभी आपने पहले ही
अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी जो वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फिजियो एंड द अलॉजी। तो फिजियो का मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ नेचर, और अलॉजी मीन्स होता है, एलॉजी मीन्स होता है आपका स्टडी। मतलब आपके जो ह्यूमन बॉडी का नेचर होता है, ह्यूमन ऑर्गन्स का जो नेचर होता है, उसकी जो हम स्टडी करते हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी कहलाती है। अब इसको हम डिटेल्ड में समझेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। आप देखिए होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कॉमन वर्ड जैसे यूज करते हैं उसका नेचर, मतलब जैसे हम कह दें कि अमित का नेचर कैसा है, पार्थ का नेचर कैसा है, या अनन्या का नेचर कैसा है, रितिका का नेचर कैसा है। तो नेचर का मतलब ये नहीं है कि हम उसके पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, सॉरी उसके फिजिक की बात कर रहे हैं। नेचर का मतलब होता है कि वो क्या सोचती है, वो क्या करती है, उसकी सोच क्या है, हम उस बारे में बात कर रहे हैं। यदि हम किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जब बात करने लगते हैं तो पर्सनैलिटी में सारी चीजें आ जाती हैं। पर्सनैलिटी में आपकी फिजिक भी आ जाती है, पर्सनैलिटी में आपकी मेंटेलिटी भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो नेचर की बात हो रही है। किसके नेचर की बात हो रही है? आपके बॉडी ऑर्गन्स के। जो आपके बॉडी ऑर्गन का जो नेचर होता है, जो उसकी फंक्शनिंग होती है, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी is the study of all the system of the human body and their mutual relationship. In fact, through the human anatomy, we come to know about the mutual function of all the organs of our body. इसमें हम लोग जो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सपोज दैट हमारी आंख है, हमारी नाक है, हमारे कान है, हमारा दिल है, हमारी किडनी है, तो इनकी जो प्रॉपर फंक्शनिंग होगी वो एक सी नहीं होगी। सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग होगी, सबका अपना अपना अलग अलग नेचर होगा। किसी का नेचर अलग है। मान लो जैसे आई है, आई का काम क्या होता है? देखना। तो उसका नेचर तो देखना है। जैसे किडनी का काम होता है किसी भी चीज को फिल्टर करना, तो उसका नेचर क्या है? फिल्टरिंग करना है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम होता है कि ब्लड को फिल्टर करके पूरी बॉडी में ट्रांसफर करना। तो उसका काम क्या है? उसका काम सीधा ट्रांसफरिंग करना है। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग है, सबका अपना अपना अलग अलग नेचर है। तो फॉर द एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन फिजियोलॉजी वी गेट द नॉलेज ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। यदि ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम सबसे इम्पोर्टेंट और जो हमारी बॉडी का एक इंजन कहलाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? हमारा ह्यूमन हार्ट। उसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन। जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है या जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, वो सीधे सीधे कहीं ना कहीं साइंस से डीलिंग करती है, साइंस को समझाती है और साइंस को ही समझती है। A mutual relation of the human anatomy and the human physiology is close as well as deep. जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है और जो ह्यूमन एनाटॉमी है, वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। आप सोचें कि ह्यूमन फिजियोलॉजी अलग है, ह्यूमन एनाटॉमी अलग है। हाँ, अलग तो है, लेकिन जो उनकी फंक्शनिंग है या जो उनके बीच में रिलेशन है वो बड़ा गहरा है। ठीक है, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं ऑर्गन की, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन की। तो किसके फंक्शन की स्टडी करते हैं? ह्यूमन ऑर्गन्स की। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जब तक ह्यूमन एनाटॉमी नहीं होगी, तब तक ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं होगी, और जब ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं होगी तो ह्यूमन एनाटॉमी भी नहीं होगी। इसलिए दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ये इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी देम सेपरेटली। यदि आप सोचो कि हम ह्यूमन एनाटॉमी को अलग स्टडी करें और ह्यूमन फिजियोलॉजी को अलग स्टडी करें, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस करने को आएंगी। आप बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करोगे, बिकॉज these two disciplines are the interlected in the absence of the one डिसिप्लिन। यदि ये दोनों चीजें नहीं है, इनमें से यदि कोई एक भी absent है, तो आपको दोनों चीजों को समझने में या एक को समझने में दिक्कत होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर कैन नॉट बी imaginized because we can understand the function of
any organ until we understand the स्ट्रक्चर ऑफ द दैट ऑर्गन। या आप सोचिए, खुद समझिए, यदि आपके दिमाग में, यदि आपने कभी ह्यूमन हार्ट नहीं देखा, आपने कभी ह्यूमन किडनी नहीं देखी, आपने कभी ह्यूमन आईज नहीं देखी, मतलब देखी का मतलब होती देखी तो सबने है, लेकिन यदि हम लोग एक ऐसी बेसिक सी या जनरल सी बात करें, तो यदि हमने नहीं देखा तो हम उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सपोज दैट, यदि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि जैसे आप में से बहुत से लोगों ने कोई ऐसा जीव, जैसे कि बहुत से बच्चों ने लाइव लाइन नहीं देखा होगा, मतलब जिंदा शेर घूमते टहलते नहीं हो, टीवी में तो देखा होगा, लेकिन आपने सामने से नहीं देखा होगा, या सामने से देखा होगा लेकिन उसके ऑर्गन्स के बारे में स्टडी नहीं की होगी। तो यदि उसके दिल को निकाल के रख दिया जाए, या उसके दिल की इमेज को या उसके हार्ट की इमेज को आपको स्टडी करने को दी जाए, तो आप नहीं जान पाओगे कि ये किसका हार्ट है। ठीक है, क्योंकि आपने कभी उस बारे में पढ़ा नहीं, कभी आपने उसको देखा नहीं, कभी उस बारे में आपने समझा नहीं, तो आप क्या जानो कि आखिर हार्ट किसका है, ह्यूमन हार्ट है कि किसी अदर स्पीसीज का हार्ट है, आपको नहीं मालूम। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एक दूसरे के बिना ये दोनों ही समझ पाना बहुत कठिन है कि आखिर हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं कि फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इज द owing to such mutual relation of the human body perform various function like the machine। क्योंकि जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, दोनों इंटरकनेक्टेड है, और ये एक मशीन की तरह काम करते हैं। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, इनकी फंक्शनिंग एक मशीन की तरह है। आप देखते होंगे ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट में जो एक ऑयल का काम करता है वो ब्लड काम करता है, ठीक है। लेकिन यदि आप जैसे सपोज दैट, चलिए वो सब एग्जांपल छोड़िए, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी घर की स्कूटी है या बाइक है, ठीक है। अब बाइक का जो इंजन है वो एक तरह का हार्ट है। माई वॉइस इज ऑडिबल बेटा? यस Yes, सर। yes, sir. यस सर। ओके। तो समझिए, जैसे आपके घर में कोई बाइक है या घर में कोई आपके स्कूटी है, तो उसका जो दिल होगा या जो उसका हार्ट होगा वो क्या होगा, उसका इंजन होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन उस इंजन को चलने के लिए, स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए किसकी जरूरत होगी? मोबियाइल की जरूरत होगी, और वो जरूरत होती भी है। लेकिन मान लीजिए मोबियाइल है, और वो मोबियाइल टाइम टू टाइम नहीं चेंज किया जाता, या समय से उसको नहीं देख रेख करते हम उसकी, तो वो मोबियाइल धीरे धीरे उसका गेज इंजन का कम होने लगता है, और वो आपके दूसरे ऑर्गन्स को खराब करने लगता है। जो फंक्शनिंग होती है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगती है। तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं मिस्त्री के पास, मैकेनिक के पास, आप गाड़ी का गेज चेक कराते हैं, स्कूटी का इंजन का गेज चेक कराते हैं कि देखिए, चेक करिए कि इसमें मोबियाइल की क्वांटिटी सही है कि नहीं है, जो उसकी क्वालिटी है वो सही है कि नहीं है, मोबियाइल काला तो नहीं हो रहा है, मोबियाइल मोटा तो नहीं हो रहा है। तो जब सारी चीजें आप चेक कर लेते हैं, तो मिस्त्री बोलता है कि नहीं सही है, अभी आप और चलाइए, तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन यदि उसने कह दिया कि मोबियाइल काला हो रहा है, मोबियाइल अब गेज कम हो गया, अब आपको इसको चेंज करने की जरूरत है, नहीं चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी जो इंजन के जो दूसरे पार्ट्स हैं वो डैमेज होने लगेंगे, रिंग्स खराब होने लगेंगे, क्लच प्लेट डिस्टर्ब होने लगेगी, केम शाफ्ट डिस्टर्ब हो जाएगी। उसी तरह से आप ह्यूमन एनाटॉमी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप हार्ट को समझिए। यदि हमारे हार्ट में यदि प्रॉपर रनिंग नहीं होगी या प्रॉपर ट्रांसमिशन नहीं होगा ब्लड का, तो क्या होगा, हमारा दिल चलेगा तो, लेकिन वो पंपिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि क्वांटिटी सही नहीं होगी ब्लड की, तो आप देखते हैं यदि आपकी बॉडी में ब्लड कम होता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। यदि आपकी बॉडी का ब्लड पतला होता है तो आप बीमार पड़ जाते हैं। यदि वो प्रॉपर वे पे फ्लो नहीं हो रहा है, सही ऑर्गन तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो आप देखते हैं आपके जो जिस ऑर्गन में प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, वो ऑर्गन धीरे धीरे आपका वीक होना शुरू हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये फंक्शनिंग है। कहीं ना कहीं सारे बॉडी ऑर्गन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, हर ऑर्गन को ब्लड की जरूरत होती है। तो कहने का ये मतलब था मेरे कि जब तक आप साइंस के साथ इसको डील करके नहीं चलते, तब तक ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं,
क्या उसका साइज होता है, क्या उसका शेप होता है, क्या उसका वेट होता है, ये सारी चीजें आपको समझनी है। अब बात हम लोग करते हैं इम्पोर्टेंस की। आखिर आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है एनाटॉमी की फिजियोलॉजी में इन फिजिकल एजुकेशन में। अब फिजिकल एजुकेशन में सर आप सबने कहा कि सर हाँ अच्छी बात तो है, हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे बॉडी में क्या है क्या नहीं है, कैसी फंक्शनिंग है, लेकिन यदि बात गेम में की जा रही है तो फिजिकल एजुकेशन में आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस बहुत है। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि एनाटॉमी प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस ऑर्गन। अब एनाटॉमी जो होती है प्रोवाइड्स कराती है, जानकारी उपलब्ध कराती है किसकी, स्ट्रक्चर ऑफ द वेरियस ऑर्गन। जो स्ट्रक्चर होता है, जो बनावट होती है, वो कैसी होती है वो हम एनाटॉमी के थ्रू ही समझ सकते हैं। द ह्यूमन anatomy provides the detailed knowledge of the structure of the various organ of the body. We get the knowledge of the structure, shape, size, location and the weight of the organ of all system of the our body. यदि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हमको डिटेल्ड नॉलेज होती है कि हमारे बॉडी ऑर्गन में क्या साइज है, क्या वेट है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, इन सारी चीजों की हमें डिटेल्ड नॉलेज पता होती है। We come to know about the length of the various organs such as the length, size, shape of the bones. यदि हम पढ़ते हैं, यदि हम किसी चीज के बारे में नॉलेज रखते हैं या हम एनाटॉमी पढ़ते हैं तो हमको ये पता होता है कि हमारी बोन्स कैसी हैं, हमारे बॉडी के अंदर टाइप्स ऑफ बोन्स कैसी हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका शेप क्या होता है, आपको इन सारी चीजों के बारे में पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ द एनाटॉमी, एनाटॉमी की मदद से वी गेट द नॉलेज of the percentage of the white fibers and the red fibers present in the individual। तो हमें एनाटॉमी की मदद से ये भी पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट फाइबर्स कितने हैं, क्या परसेंटेज है, रेड फाइबर्स का क्या परसेंटेज है, जो हमारी फंक्शनिंग में, बॉडी फंक्शनिंग में काम करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द सच नॉलेज, the teacher and the coaches working in the field of the physical education and the sports may be easily select the suitable sports according to the traits of students। तो देखिए जो स्टूडेंट्स होते हैं ये जरूरी नहीं है सबकी फिजिकल एफिशिएंसी अलग अलग होती है, आपको भी पता है कोई बच्चे की फिजिकल एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, कोई की मीडियम होती है, किसी की लो होती है। तो फिजिकल एजुकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की एफिशिएंसी स्ट्रेंथ और स्टैमिना के अकॉर्डिंग यदि हम बच्चे को गेम देते हैं, गेम सुटेबल गेम देते हैं तो वो परफॉर्मेंस अच्छा करता है। ये सारे सब्जेक्ट में लागू होता है, लेकिन जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें लागू नहीं होता, क्योंकि जो कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं उसमें ये होता है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पीसीएम आपको पढ़ना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बायो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि टीचर उसमें सबको एक तराजू में तौलते हैं, ठीक है। अब जब सबको एक तराजू में तौला जाएगा तो जरूरी नहीं है कि सबके पढ़ने की क्षमता एक सी होती हो। कोई होता है जो कम मेहनत करता है लेकिन मार्क्स अच्छे लाता है, कुछ होता है वो बहुत मेहनत करता है लेकिन मार्क्स उसके अच्छे नहीं आते, और एक होता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है लेकिन मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं। तो देखो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सबकी जो स्ट्रेंथ है, जो सबकी इफिशियंसी है माइंड की, वो अलग अलग होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में देखने में तो ऐसा लगता है कि ये शैतानी कर रहे हैं, लेकिन उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है या जो उनका कंसंट्रेशन पावर होता है वो बड़ा जबरदस्त होता है। हमको तो लगेगा कि वो उनका दिमाग पढ़ने में नहीं लग रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो फोकस करते रहते, क्योंकि जो उनकी एजिलिटी होती है माइंड की वो बहुत शार्प होती है। और जब शार्प एजिलिटी माइंड होता है तो वहां पर यदि आप थोड़ा भी उस चीज को समझते हैं तो चीजें वो आपको क्लियर होने लगती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा इसलिए होता है। अब कोई कहेगा सर ये तो जरूरी नहीं है, ये जरूरी है बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके जीन पे, जो आपके फैमिली फैक्टर्स हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो फिजिकली अपने गार्जियन के जीन से मेल करते हैं। किसी के पापा की माइंड बहुत शार्प होता है तो देखते हो कि बच्चे का भी माइंड बहुत शार्प होता है, वो पढ़े अथवा ना पढ़े लेकिन वो शार्प माइंड का होता है। कुछ आप देखते होंगे कि माइंड शार्प नहीं है
लेकिन वो क्या होते हैं, शांत प्रवृत्ति के होते हैं। तो आपने देखा होगा कि घर में कहीं ना कुछ फैक्टर्स आपके पेरेंट्स से आपको मिलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब फिजिकल एजुकेशन में आप आते हैं, तो अब हमने देखा कि किसी बच्चे की रनिंग कैपेबिलिटी कम है, रनिंग उसकी बहुत कम है, तो हम उसको ऐसा गेम देंगे जिसमें रनिंग कैपेबिलिटी कम हो। हम ऐसा गेम उसको खिलाएंगे जहाँ उसे दौड़ना ना पड़े। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रनिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उनका स्टैमिना अच्छा होता है, तो ऐसे बच्चों को हम वो गेम देंगे जिसमें मेहनत ज्यादा है। तो जब हम बच्चे को उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग गेम प्रोवाइड करते हैं, या हम उसको गेम डिवाइड करते हैं, तो उससे हम पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट गेन कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। ओके। फिर जैसे फॉर द एग्जाम्पल वेट लिफ्टिंग इज द मोर अप्रोप्रिएट फॉर द शॉर्ट स्ट्रक्चर स्टूडेंट इज द कंपैरिजन ऑफ द वॉलीबॉल एंड द बास्केटबॉल। देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे एक बास्केटबॉल और एक वॉलीबॉल का प्लेयर होता है, तो यदि वो उससे आप कहोगे कि वेट लिफ्टिंग करो, तो वो वेट लिफ्टिंग तो कर देगा, लेकिन उसकी बॉडी में जर्क आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। उसकी जो बैकबोन होंगे उसमें इंजरी आने का खतरा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी बैकबोन लंबी होगी। लेकिन जो एक शॉर्ट इंसान है जिसकी हाइट कम है, तो जो हाइट कम वाला इंसान होगा वो आपका वेट लिफ्टिंग ज्यादा अच्छे बेटर वे पे करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो बैकबोन है उस पे लोड कम आएगा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी उतनी होगी जिसमें वो लोड को आसानी से पुल कर सके या लिफ्ट कर सके। जबकि जो बास्केटबॉल और वॉलीबॉल प्लेयर होते हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो अच्छी होती है, लेकिन उनमें जो लोड कैपेसिटी होती है उसकी वजह से हो सकता है उनकी बॉडी में जर्क आ जाए, या उनकी मसल्स में किसी तरह का स्ट्रेन या स्ट्रेन हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इन द सेम वे द स्टूडेंट हु हैव द मोर परसेंटेज ऑफ द व्हाइट फाइबर्स fast twitch fibers in the comparison of red fibers, slow twitch fibers can perform better in the sprinting event the instead of the endurance event। जिन बच्चों के अंदर आप इसने बोला कि जिन बच्चों के अंदर व्हाइट फाइबर्स का परसेंटेज ज्यादा होता है, वो बच्चे रनिंग इवेंट में बहुत अच्छे होते हैं। तो ये कहा जा सकता है। अब देखिए रेड फाइबर्स और व्हाइट फाइबर्स पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी एक बात ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं आपकी इंड्योरेंस पावर, आपकी कैपेसिटी, आपका इम्यून सिस्टम, आपकी स्ट्रेंथ, ये डिपेंड करती है आपकी फिजिक के ऊपर। तो जब आपकी फिजिक अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेंथ खुद ब खुद अच्छी होगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग गेम को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इससे टीचर को भी बेनिफिट मिलते हैं। तो इस पॉइंट में यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं। यदि किसी को ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताएं। माय वॉइस इज ऑडिबल? सर मुझे ये पूछना था कि जिनमें व्हाइट फाइबर्स ज्यादा होते हैं उनकी हाइट ज्यादा होती है? नहीं नहीं, हाइट ज्यादा नहीं होती बेटा, हाइट ज्यादा नहीं होती। ये गेम मतलब देखिए व्हाइट फाइबर्स और रेड फाइबर जो होते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी से कहीं ना कहीं बिलोंग करते हैं। आप देखते होंगे जिनकी बॉडी में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो परसेंटेज होता है वो अच्छा होता है, मतलब बैलेंस यदि होता अच्छा है, तो आप किसी भी गेम में उनको ले सकते हैं। लेकिन ये उन्होंने एक साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग दिया कि जिनकी बॉडी में व्हाइट सेल्स या व्हाइट फाइबर सेल्स जो बहुत ज्यादा होती हैं, तो उनकी जो स्प्रिंटिंग बहुत अच्छी, क्योंकि जिनके अंदर व्हाइट फाइबर्स ज्यादा होंगी रेड के कंपैरिजन में, वो उनका इंड्योरेंस पावर और उनका स्ट्रेंथ वो काफी बेटर होता है। लेकिन ये कहीं जरूरी नहीं है, ये सिर्फ बुक में है। लेकिन यदि प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स ऐसे आए हैं जहां पर लोगों ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत चेंज किया है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं या बहुत से ऐसे एथलीट हैं जिनसे हम लोग ये कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कि ये कर पाएंगे या ऐसा कुछ ये हो पाएगा। So your voice is उन्होंने not ऐसे clear. ऐसे सॉरी, Your voice is Same. clear, but अब क्लियर है कट कट के आती है। हाँ सर, बेटा? मुझे एक चीज और बता दीजिए, अनन्या, तुम्हारे स्प्रिंटिंग पास इवेंट्स और नेटवर्क प्रॉब्लम है। इंड्योरेंस इवेंट्स।
हाँ सॉरी बेटा, क्या बोले, एक एक करके बोलो। स्प्रिंटिंग इवेंट्स एंड इंड्योरेंस इवेंट्स क्या हाँ होते हाँ हैं? हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, जो स्प्रिंटिंग इवेंट्स होते हैं, स्प्रिंट जो रेसेस होती हैं, जैसे आपकी 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, जितनी भी ये आपकी शॉर्ट रनिंग डिस्टेंसेस होती हैं, ये आपकी स्प्रिंट इवेंट होते हैं, मतलब दौड़ वाले इवेंट जो होते हैं वो होते हैं। और इंड्योरेंस इवेंट वो होते हैं जो आपके जिसमें मेहनत बहुत ज्यादा होती है, जैसी आपकी लॉन्ग रेसेस, जैसे आपकी 5000, 10,000, मैराथन, इनमें आपकी इंड्योरेंस यानी सहन शक्ति, वेट लिफ्टिंग, ये सारे ऐसे गेम होते हैं जहां पर आपके इंड्योरेंस को चेक किया जाता है। तो दोनों की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है। ठीक है, ये दोनों में मतलब दोनों में ये डिफरेंस है। और बताओ। नो सर, अभी बस इतना ही। ओके, तो जो सेकंड पॉइंट है, अब मैं सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ। फिजियोलॉजी प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट द फंक्शन ऑफ द वेरियस ऑर्गन। देखिए, ये भी वही चीज है, इसमें भी ज्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि फंक्शन क्या होता है, जो आपकी फंक्शनिंग है, ठीक है, वो कैसी है, ऑर्गन किस तरह से फंक्शन करते हैं, उसके बारे में आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आप पढ़िएगा तब मुझे बताइएगा। तो मैं पॉइंट्स अभी इसको ये आप मान के चलिए कि आपका एक तरह का होमवर्क है कि जो मैं पॉइंट समझा रहा हूँ उनको आप डिटेल्ड में बुक से पढ़ें। तीसरा आता है यूजफुल इन द प्रिवेंशन फ्रॉम द स्पोर्ट्स इंजरी। देखिए, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप किसी भी जगह पर यूज कर सकते हैं। यूजफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी। यदि आपको ह्यूमन एनाटॉमी की अच्छी नॉलेज है, यदि आपको पता है कि स्ट्रक्चर पता है, शेप पता है, साइज पता है, फंक्शनिंग पता है, जब आपको ये सारी चीजें ह्यूमन ऑर्गन से रिलेटेड सारी नॉलेज आपको रहती है, तो आपको ये भी पता रहता है कि आपको इंजरी से कैसे बचना है। जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग डॉक्टरों के टच में ज्यादा रहते हैं, वो खुद में खुद आधे डॉक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के टच में रहेंगे तो जो भी वो आपस में कंसल्ट करेंगे, वो अपनी फिजिक को लेके ही कंसल्ट करेंगे। तो जो उनमें आपस में एक नॉलेज होती है वो ट्रांसफर होती रहती है। डॉक्टर उनको बहुत सारी ऐसी नॉलेज देता है जो उनके लिए यूजफुल हो जाती है, और उसके बाद वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। तो इस पॉइंट को मैं समझा दूं आपको डिटेल में। Sports injuries such as the sprain, strain, constitution, fracture, dislocation of the joints, etc., are the common पैनोराम इज द फील्ड ऑफ द गेम्स एंड द स्पोर्ट। देखिए, जो आपकी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की जो फील्ड है, इसमें चार ये पांच चीजें कॉमन होती हैं। जैसे आपके पैर का मुड़ना, मोच आ जाना, खिंचाव हो जाना, ठीक है, डिसलोकेट हो जाना, मतलब आपकी हड्डी का अपनी जगह से सरक जाना, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी कॉमन फैक्टर्स होते हैं आपके स्पोर्ट्स में जो हर किसी प्लेयर को कभी ना कभी फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो generally it is the seen that every sports person fall prey to some of other sports injury during his or her sports career। आपने देखा होगा, ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो अभी अभी मैंने ये बात कही कि जो भी स्पोर्ट्स के पर्सन होंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा। हमने भी किया है, हम भी उस चीज को समझते हैं। द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द ह्यूमन एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी can prevent the sports injury of the some uh, extent ड्यूरिंग स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड द कंपटीशन। यदि आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में अच्छी नॉलेज होगी, तो आप अपने आप को चोटों से और इंजरी से काफी हद तक बचा सकते हैं। जैसे हम एक स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें पता है कि रनिंग हमें किस तरह से करनी है, रनिंग हमको कब कब करनी है, हमको स्ट्रेचिंग कब करनी है, तो हम अपनी बॉडी को उसी तरह से टोन अप करेंगे। लेकिन जिसको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पता ही नहीं है, जिसको फिजियोलॉजी के बारे में पता ही नहीं है, जिसको रनिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और उससे आप रनिंग करा दीजिए, तो होगा क्या, वो रनिंग तो करेगा लेकिन हो सकता है वो इंजर्ड हो जाए और अपनी बॉडी को सिक्योर ना कर पाए। जबकि हम लोग के साथ ये है कि यदि हम रनिंग करेंगे तो हमें पता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमें अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा इवेंट करना है, कितना वर्क करना है, कितना वर्कआउट करना है, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं।
Then that is why the protective equipments is the game and the sports are used to the provide protection of the soft and the delicate organ. तो जब आप उस organ से related equipments यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इंजरी से बचाते हैं। अब पता चला जो आपके शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करने वाला इक्विपमेंट है उससे आप अपने पैर को स्ट्रॉन्ग करें तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का शेप खराब होगा, साइज खराब होगा, प्लस आपको इंजरी का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट दैट द एप्रोप्रिएट नॉलेज अबाउट द म्यूचुअल फंक्शन ऑफ द बोन्स, यदि आपको बोन्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, आपको मसल्स के बारे में अच्छी नॉलेज है, आपको टेंडन्स के बारे में अच्छी नॉलेज है एंड द लिगामेंट इज अ रियली हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द स्पोर्ट्स इंजरी, तो आप अपने आप को स्पोर्ट्स इंजरी से काफी हद तक बचा सकते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट था। अब जो आपके और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको आप घर पे पढ़िएगा, ये मैं देखूंगा आपसे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ओके थैंक यू सर। ओके सर, ओके बेटा, थैंक यू। ओके थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू सर।